वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हमारा मैथ्स का नया टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, संख्याओं के प्रकार। देखो, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले ध्यान से देखें। अगर कोई संख्या एक से स्टार्ट होती है, कहाँ से? एक से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसलिए इसके पहले कैपिटल N से। ठीक है। तो प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। 1 से 10 तक लिखी मैंने। इनको ऐड कैसे करते हैं? इनका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। क्या होता है वो फॉर्मूला? n इंटू n प्लस में 1 और बटा में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। n वो संख्या होती है जो अंत की होती है। हम लिख देंगे यहाँ पर 10 गुणा में 10 प्लस में 1 और बटा में 2। आप 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5। और 10 और 1 11, कितना हो गया? 55। अगर आप इनको जोड़ोगे, किसको? प्राकृत संख्याओं को, तो इनका योग कितना आएगा? इन सब का योग कितना आएगा? 55। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको कैसे करना है। अगर आपको 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो आप लिखेंगे 10 के बाद गिनतियों में क्या आता है? 11। और जिसका आसानी से आधा होता है उसका कर दो। इसका आधा आसानी से क्या होगा? 5। 11 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 55। ठीक है। अगर आपको 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो लिखेंगे 20। 20 के बाद इंग्लिश में क्या आगे क्या आएगा? 21। आसानी से आधा किसका हुआ? 20 का 10। और 21 को 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 210। ठीक है। आप 1 से 30 तक की संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 30 लिखेंगे। 30 के बाद क्या आता है गिनतियों में? 31। आसानी से आधा किसका हुआ? 30 का। दोनों में से आधा किसी का भी हो सकता है। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 या 45 और 1 46। कितना आया इसका आंसर? 465 आया। इसी प्रकार से आप 1 से 40 तक की संख्या को कैसे ऐड कर सकते हैं? 40 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? गिनतियों में 41 आता है। आसानी से आधा किसका हुआ? इसका। चाहे 2 का भाग दे दो। 41 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 82। इसका मतलब लास्ट आंसर कितना है आपका? 820। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आप लास्ट संख्याओं को कैसे ऐड कर सकते हैं और आप आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं? ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताई थी 1 से अनंत तक होती हैं। और आप इसमें देखो कैसे ऐड कर सकते हैं। एक सवाल ये बनता है कि 1 से 10 के बीच की, किसकी? एक तो था 1 से 10 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा?
तो देखो आप क्या करेंगे, उसी प्रक्रम में करेंगे। 10 लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 10 लिखेंगे गुना में 11, जिसका आसानी से आधा हुआ कितना 5, 11 5 कितना 55। लेकिन एक बात याद रखना, 1 से 10 के बीच की पूछिए, किसकी पूछिए, बीच की। तो आप 1 को और 10 को जोड़कर काट देंगे, 11 इसमें से आप माइनस करेंगे, कितना जाएगा आंसर 44। जब आपसे बीच की पूछे और जब आपसे 1 से 10 तक की पूछे तो इसमें वही प्रोसेस होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्लियर है ना ये? अब आगे आता है, अब आपसे पूछ लेता है बीच की। कैसे बीच की, इस प्रकार से नहीं, ऐसे पूछेगा आपसे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे पूछ लिया 20 से और 80 तक की प्राकृत संख्याएं क्या होंगी। ये तीसरा एग्जाम्पल देख लो आप, इसमें तीसरे टाइप का सवाल है। पहला टाइप का तो क्या था, 1 से 10 तक की, फिर दूसरा टाइप था 1 से 10 के बीच की। अब सवाल मेरा तीसरा ये है कि 20 से 80 तक की, मतलब 1 से 19 तक की क्या नहीं होनी चाहिए, ऐड नहीं होनी चाहिए, 20 से 80 तक जुड़नी चाहिए। तो 20 से और 80 तक कैसे करेंगे, देखो 20 से और 80 तक में देखो क्या होगा। ठीक है, 20 से 80 तक में देखो, इसमें 2 कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन बनेगी 1 से और 19 तक, क्योंकि ये तो जुड़नी नहीं चाहिए ना। और जुड़नी कहाँ से है, 1 से आपको 80 तक। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 कंडीशन है, 1 से 19 तक और 1 से 80 तक। क्या करेंगे आप, 20 से 80 तक की जुड़नी है तो देखना सबसे पहले 1 से 80 तक की कैसे जोड़ेंगे, वही तरीका है। 80 के बाद क्या आता है 81, आसानी से आधा किसका हुआ, इसका, है ना। इन दोनों का आप गुणा करो, इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 0 से पहले लगा दो, 4 एकम 4 और 4 8 32, कितना आ गया, 1 से 80 तक का योगफल कितना आया 3240। और 1 से 19 तक का कैसे जोड़ेंगे, 19 गुणा में क्या करेंगे 20, आसानी से आधा किसका हुआ, इसका, कितना आ जाएगा 10, और 110 को 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा 190। आप बताओ 1 से 80 तक का योगफल 3240 है और 1 से 19 तक का योगफल 190 है। हमें जोड़नी कहाँ से कहाँ तक है, 20 से 80 तक। इसमें फालतू कहाँ तक जुड़ गई, 1 से 19 तक की, और हमारे पास वो योग है यहाँ पर। तो हमें तो कहाँ से 20 से 80 तक की अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 3240 में से क्या करना पड़ेगा 190 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। 14 में से 9 गए 5 और 31 में से 1 गए 30। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा बताओ। बैठी नहीं बैठी बात समझ में, 3050। क्लियर है ना ये, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। प्राकृत संख्याएं जो थी ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होंगी, ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, देखो एक बार यहाँ पर। पहली होती है समप्राकृत संख्याएं। क्या होती है पहली, समप्राकृत संख्या। और दूसरी कौन सी होंगी, विषम प्राकृत संख्याएं। विषम प्राकृत संख्याएं, ठीक है। समप्राकृत संख्या में देखो सबसे पहली मैंने लिखी समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत इनको अपन इवन नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, समप्राकृत संख्याओं को मैंने लिखा 2, मैंने लिखा फिर 4, फिर लिखा मैंने 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12,
फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। आप इनको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 12 8 20 30 40 42 4 46 10 56 6 62 और 10 72 8 80 90 और 110। कितना है इन दोनों इन सबका योग? कितनी प्राकृत संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखना 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं में 10 क्या होती हैं? सम होती हैं और 10 क्या होती हैं? विषम। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं विषम, विषम प्राकृत संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान दो। ये क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 नहीं, क्योंकि 20 से ज़्यादा हो जाएंगे ना। हमने क्या ली? 10 तो विषम ली और 10 क्या ली? आप इन सबको जोड़ोगे तो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है अभी। तो आप इनको कैसे जोड़ोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1। क्या होता है? 1। तो आप इनके जोड़ो, कितनी है? 10 है ना। ये टोटल सम संख्या कितनी है? 10। और 10 को किससे? 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11। कितना आया कुल मिलाकर योग? 110। लेकिन आपको किस प्रकार से याद रखना है ये सवाल? आपको इस प्रकार से याद रखना है, अगर 1 से 30 में 15 सम होती हैं और 15 क्या होती हैं, तो अगर आपसे सम संख्याओं को निकलवाना चाहे, योग निकलवाना चाहे 15 सम संख्याओं का, तो 15 इंटू क्या करोगे? 16। 15 के बाद गिनतियों में क्या आता है? याद रख लोगे ना, 10 के बाद 11 है। बाकी है सूत्र सही, लेकिन हमने आपको शॉर्ट में समझाया कि 10 के बाद क्या आता है? 11। इसको कैसे करोगे आप? विषम संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जितनी विषम संख्याएं थी उनका आपको वर्ग करना है, और वर्ग मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। अगर सूत्र में रखना चाहो तो इसका मतलब जितनी विषम संख्याएं हैं उनका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको सम बताई थी और क्या बताई थी? विषम। तो ये क्या बनती है? दोनों प्राकृत बनती है कि नहीं बनती? दोनों मिलाकर बनती है ना। और मैंने आपको एक सवाल लिखवाया कि जैसे 1 से प्रथम 1, अब जैसे ये सवाल बताया था मैंने आपको 1 से और 10 तक, प्रथम 1 से 10 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? सम प्राकृत संख्याओं का योग, योग का मतलब प्लस कितना होगा? तो क्या करेंगे? 1 से 10 तक में देखना कि 1 से 10 तक सम संख्याएं कहाँ तक आएंगी? 1 से 20 तक में आएंगी ना। और 1 से 20 तक की सम संख्याएं कहाँ तक आएंगी? 1 से 40 तक में आएंगी। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो ये कैसे है? ये एक एग्जाम्पल था इसका, ये वाला, और ये एग्जाम्पल है 1 से 10 तक क्या? 1 से 10 तक क्या? विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सम और विषम मिलाकर प्राकृत बनती है कि नहीं बनती है? तो इनका 110 आया। ठीक है, तो देखो 110 प्लस में क्या है? 100। कितना आया? 210 आया कि नहीं आया? अगर आप 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को जोड़ेंगे, तक की प्राकृत संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? देखो कैसे जोड़ेंगे प्राकृत को? तो 20 लिखेंगे और गुणा में कितना लिखेंगे? 21। अभी बताया मैंने, इसका आसानी से आधा कर दो 10। 21 को 10 से गुना करेंगे 210। तो आप जोड़ने का तरीका क्या आ गया? तो दोनों का योग बराबर आया कि नहीं आया? लेकिन हमसे हो सकता है पूछे कि
सम संख्याएं पूछे या फिर क्या पूछे, विषम पूछे। बात आई समझ में, नहीं आई? ठीक है, अब आगे देखो, इसको एक बार नोट कर लो आप। अब इसके बाद प्राकृत संख्या आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आती है क्या, अगर आपसे पूछे मान लो प्राकृत संख्या में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि इसका अंत नहीं है। अब आती है सेकंड, पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या देख लो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वूल नंबर। क्या बोलते हैं, वूल नंबर। तो इसको हम W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। और आप कह सकते हैं कि W जो होता है वो वूल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से कितनी होती हैं, अनंत पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। एक सवाल है मेरे पास कि जैसे मैंने एक नोट में बताया आपको, एक सवाल क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं क्या, ये बताओ आप। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्या होती हैं, नहीं होती हैं। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, कैसे, मैंने लिखा सभी पूर्ण संख्याएं, तो 0 1 2 3 4 5 6 और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसकी जगह क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो सारी पूर्ण संख्याएं क्या होती, प्राकृत संख्याएं होती। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, छोटा सा प्रश्न बना के। और दूसरी, ये तो था पहला नोट। दूसरा नोट क्या है इसमें, दूसरा नोट है सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो 0 आगे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे भी कहाँ तक, अनंत तक। तो सभी प्राकृत है ना, जितनी भी है वो पूर्ण संख्या में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैच हो रही है ना। लेकिन पहले वाला ये अगर उल्टा हो जाता तो नहीं होती। तो आप अगर भूल भी जाओ तो इसी प्रकार से याद रखना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत में आ रही हैं, इसलिए होती हैं और ये नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए होती हैं याद रखना और ये नहीं होती हैं। ठीक है, नोट करो। अब इसके बाद तीसरी संख्या शुरू होती है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्याएं शुरू होंगी, पूर्णांक संख्याएं। तो याद रखना, पूर्णांक संख्याएं। तीसरी नंबर की संख्या आती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। याद रखना, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दो।
एक तो होती है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी कौन सी होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। सेकंड है नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? देखो मैंने लिखा, एक मैप बनाया मैंने, एक इस तरीके से मैं एक लाइन खींची, और लाइन खींचने के बाद आपने ग्राफ का भी देखा होगा। ग्राफ इस प्रकार से ये ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है एक्स अक्ष में और ये होता है एक्स डैश अक्ष में। ये होता है, आप वाई को मिटा सकते हैं, मैंने ये बना दिया, वाई को मिटा सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर क्या होता है? जीरो। क्या होता है? 0 0 या 0। अगर हम वाई एक्स लेते तो 0 0 लिखते हैं, ठीक है। आप बताओ यहाँ पर ये प्लस का होता है पूरा, किसका होता है? पूरा ये प्लस का होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये किसका होता है? यहाँ से यहाँ तक माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस का होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इसमें तो जो नेगेटिव संख्या थी, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सारी क्या हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और ये सारी क्या हैं? ये सारी क्या हैं? प्लस की हैं। जिनके आगे चिन्ह नहीं होता उसको क्या माना जाता है? प्लस। आप 0 की बात करें तो ये क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक। 0 माइनस का भी नहीं होता और ना ही प्लस का होता है, ये ना तो धनात्मक है ना ही, ठीक है। तो इनको बोलेंगे वो नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। बाकी 0 जो आता है ना वो क्या आता है? नेगेटिव। ये पूर्णांक में आता है वैसे। आगे देखो, नेगेटिव, इसको बोलेंगे क्या? पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर नंबर। ये थी पूर्णांक संख्याएं। क्या थी? आपसे कोई पूछे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो आपका आंसर नो आएगा, तो आपका आंसर यस आएगा। बताओ कैसे? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? होती हैं, क्योंकि सारी प्राकृत संख्याएं इसमें आ रही हैं 1 2 से लेकर, ठीक है। आगे आती हैं कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। लेकिन हमने वो कहाँ पढ़ ली? प्राकृत संख्याओं के प्रकार में। क्लियर है ना? इसके बाद और कौन सी संख्या आएगी? आगे देखो, और कौन सी संख्याएं आती हैं? इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में आप कह सकते हैं इसको कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसे? यौगिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्याएं बोलते हैं इसे, ठीक है। कौन सा नंबर है इसका? चौथा, ठीक है।
तो देखना इसमें भाज्य संख्याओं में इसे हम C से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन देखना क्या होगी। ऐसी संख्याएं जो समवे एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी क्या जाती हैं? तीसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाती हैं। क्या जाती हैं? विभाज्य होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण सुनो ध्यान से। मैंने कहा 5 या 6, एक उदाहरण लिया मैंने 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भी भाग जाएगा। ऐसी संख्या देखो सम है और 1 है, इनके अलावा एक दूसरी संख्या 2 से और 3 से भी भाग चला गया, चला गया। इन संख्याओं को आप क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। मैंने कहा 1 में 1 का भी भाग गया, 1 में 1 का भी गया, कौन से 1 का गया बताओ? तो मतलब आपको इस 1 में अंतर पता है कि इसमें, इन दोनों में? तो याद रखना 1 ना तो भाज्य है, ठीक है, और वैसे ना ही ये क्या है, वे ना ही क्या है, अभाज्य है। एक से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बताओ? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? और भाज्य कितनी होती हैं? भाज्य कितनी होती है? 74 होती है। मैंने कहा ना, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे? और समझाऊं? एक एग्जांपल और ले लो। 8 में 8 का भाग जाएगा, 8 में 1 का भाग जाएगा। ऐसी दुनिया में 1 को छोड़कर सभी संख्याएं हैं, लेकिन 8 में और तीसरी संख्या के भाग गए, 2 का भी और किसका, 8 में 4 का भी भाग गया। तो कहने का मतलब 8 क्या है, भाज्य संख्या है। आप कई बार कहते हैं कि सर जो जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं, भाज्य, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा 9 क्या है, वैसे क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, लेकिन 9 क्या है, विषम है। तो सभी विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य हो या भाज्य हो, ये जरूरी नहीं, डिपेंड नहीं करता है। जैसे 9 क्या है, अभाज्य, 9 क्या है, विषम संख्या है, तो 9 क्या है, भाज्य है। अभाज्य नहीं, 9 में 9 का भाग जाएगा, 9 में 1 का जाएगा, और 9 में किसका चला गया, 3 का। इसलिए संख्या क्या हुई, भाज्य हुई है, अभाज्य नहीं हुई, भाज्य हुई। क्योंकि कईयों को लगता है कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, जितनी भी विषम संख्याएं, वो सारी क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भाज्य है। तो 27 क्या है, विषम संख्या है, 27 विषम है। तो उसके बाद 27 विषम होने के बाद ये भाज्य है, अभाज्य है, 27 भाज्य है, अभाज्य नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्याएं। देखना आगे अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। भाज्य को अपन क्या कहते हैं इसमें देखना, तो कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब आती है अभाज्य संख्याएं। क्या आती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या को या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। देख रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 100 में 1 के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विभाज्य नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? सुनो ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 में 1 का जाएगा, और 2 में किसका भाग जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखना, मैंने कहा 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 में 1 का जाएगा, और 3 में किसी का भी नहीं गया। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य। मैंने कहा 5 में 5 का जाएगा, 5 में 1 का जाएगा, और 5 में किसका जाएगा? इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। याद रखना, नोट में 1 से, कहाँ से? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं कुल मिलाकर? 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25। सुनना ध्यान से, 1 से 25 तक, फिर 26 से 50 तक, फिर 51 से 75 तक, और फिर 76 से 100 तक। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9 होती हैं। 26 से 50 तक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 51 से 75 तक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 76 से 100 तक कितनी होती हैं? 4। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कुल मिलाकर कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25 होंगी। मैं 25 में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं 1 से 25 तक में। 9 देखना, एक होती है 2, क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और यहाँ पर 23। 24 भाज्य है, 25 भाज्य है, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कितनी हो गई? 9 तो यहाँ तक 6 है। अब देखना, 53, 59, 61 और 67 और 71 और उसके बाद 73। कितनी हो गई? 6 हो गई ना। फिर 73 के बाद क्या है? 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89 और एक लास्ट आती है 97। ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये अभाज्य हैं। आप सबको जोड़ो तो कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी कुल मिलाकर। कितनी होंगी? 25। अब आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? पहला प्रश्न बनेगा, देखना यहां से। पहला प्रश्न क्या बनेगा? अभाज्य संख्याओं से पहला प्रश्न क्या बनेगा? पहला प्रश्न तो ये बन रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? 2 है। क्या है? 2 ही है ना। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है?
2 है। ठीक है, फिर प्रश्न पूछेगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। फिर चौथा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे? चौथा प्रश्न क्या पूछेगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। फिर प्रश्न क्या पूछेगा? 1 अंक की सम अभाज्य संख्या की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? ये भी 2 ही होगी। क्लियर है? सबसे छोटी 2 अंक की कोई सम संख्या है? बताओ, 2 अंक की कोई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है क्या? कोई है तो बताओ। इनमें कहीं पर दिख रही हो आपको? बताओ, कहीं पर आपको कहीं पर भी दिख रही हो तो बताओ आप। लेकिन 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ। 11 है। ठीक है, और 1 अंक की 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं कुल मिलाकर? 1 अंकों में जो हैं 1 2 3 4, केवल 4 ही अभाज्य संख्याएं जो 1 अंक में हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं 1 से 100 तक के बीच या 1 से अनंत तक के बीच 1 अंक में, किसमें? 1 अंक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बताओ कितनी हैं? 4 हैं। याद रखना कौन कौन सी हैं? 2 3 5 और 7। क्लियर है कि नहीं? बताओ ये बात। मेरा 7वां प्रश्न क्या है आपसे? मेरा 7वां प्रश्न ये है, ठीक है, कि 1 से 100 तक या फिर 1 से अनंत तक के बीच 2 अंक की, कितने अंक की? 2 अंक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितनी है? 21। बात आई समझ में? नहीं आई? 21 कौन कौन सी हैं? 21 ये सारी हैं जो मैंने आपको बताया है। क्या है? 21 सारी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नोट करो। अगर आपसे पूछे 2 अंक का तो हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कि 1 से 100 तक के बीच 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 97 है। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि 3 अंक में, कितने अंक में? 1 से 100 तक के बीच में मैंने बता दिया आपको। अब आप 1 से और 3 अंकों में निकाल के लेके आओगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे पता करोगे अभाज्य संख्याओं को? बता देता हूँ आपको। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 101 होगी। कितनी होगी? ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न है। एक नवा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो होगी 997। ठीक है, आप बताओ इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या? 997 का जाएगा और 1 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा इसमें। तो ये संख्याएं क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्याएं कंप्लीट हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे।
एक आती है अब आगे चल के सहभाज्य संख्या। क्या आती है? सहभाज्य संख्या। आपने सुना होगा सहपाठी, साथ पढ़ने वाला सहभाज्य, अगर अभाज्य साथ रहें तो, या देखो आगे आती है सहभाज्य संख्या। क्या आती है? सहभाज्य संख्याएं। छठा नंबर है, सातवां है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF या HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक कितना हो? 1 हो। क्या हो? उन्हें क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं कहते। तो ध्यान से देखो, सहभाज्यों में मैंने लिखी, यहाँ पर मैंने लिखी 2 और 3। इसका एग्जाम्पल देखना, 2 और 3। इनका HCF कितना है? 2 और 3 का निकालो। HCF हमेशा अलग अलग निकलता है में से, ठीक है? ऐसे 2 एकम 2, 3 एकम 3। आगे सोल्व नहीं हो रहा, आगे कर दो। 1 एकम 1। फैक्टर क्या मिला? 2/3 का। 2/3 का क्या? HCF क्या हुआ? 1 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, केवल 1, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे देखना, मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा यहाँ पर क्या? 5। इन दोनों का HCF कितना है? इन दोनों का HCF कितना है? एक तो सहभाज्य साथ साथ दोनों, 2 और 5 लिखा। इनका HCF भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी पेयर किसका है? सहभाज्य संख्याओं का है। एक तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा 2 और 9। 1 आ गई क्या? 1 क्या आ गई? बताओ। अभाज्य आ गई। क्या आ गई? और 1 क्या आ गई? हैं? भाज्य। तो इनका HCF कितना होगा? ठीक है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें क्या आएगा? 1 भाज्य हुई और 1 अभाज्य हुई, तो इनका क्या है? यहाँ पर भी 1 क्या है? दोनों ही भाज्य हैं, तो दोनों ही अभाज्य हैं, दोनों ही अभाज्य हैं, लेकिन 1 भाज्य है और 1 क्या है यहाँ पर? तो इनका HCF कितना होगा? ध्यान से देखो, आपको ऐसे करना है। 2 और 9, इनमें फैक्टर देखना। 2 और 9 में देखना, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 9 में देखना 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 1 एकम, फैक्टर क्या मिला? फैक्टर 1 मिला। इसलिए क्या होगी? ये सहभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। मैं एक नेक्स्ट प्रश्न और दे रहा हूं आपको, उसको आपको बताना है। मैंने अभी एक तो भाज्य दी, एक क्या दी? अभाज्य दी। लेकिन फिर से मैं दे रहा हूं यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर क्या दे रहा हूं? 2। अब बताओ, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी? क्या ये सहभाज्य होंगी? ये दोनों संख्याएं सहभाज्य होंगी? हैं? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 4 और ये 2, आप देखना 4 का आप क्या करेंगे? 2 का भाग दो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 में 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, आगे भी दे दो 1 एकम 1, फैक्टर क्या मिला? 2 मिला। इसका मतलब HCF कितना हुआ? 2 हुआ।
अगर HCF 2 आ जाए या कोई एक के अलावा कोई भी HCF आ जाए, वो संख्याएं सहभाज्य नहीं होती हैं। सहभाज्य वो होंगी जिनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने लिख रखा है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें हम सहभाज्य कहेंगे। इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है? प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। कैसे, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा एग्जाम में, मैं वो आपको बताता हूँ। प्रश्न बनेगा, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्या है या कौन सी नहीं है, कौन सी सहभाज्य संख्या है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको पहला ऑप्शन देगा वो इस तरीके से 11 13, ठीक है, 15 और 19 और 17 और 9, और दूसरा प्रश्न देगा 4 और ये 2। आप बताओ इनमें से क्या आएगा, आंसर में क्या आना चाहिए? 11 और 13 में भाग नहीं जाएगा। इनका HCF कितना है? इसका HCF 1 है, इसका भी कितना है? 1 है, इसका भी कितना है? 1 है। इन दोनों का HCF कितना है? तो आंसर क्या आएगा? सहभाज्य संख्या नहीं है। प्रश्न ये मान लो संख्या नहीं है, तो ये सारी क्या हैं? सहभाज्य हैं और ये नहीं है। ऑप्शन में आंसर क्या आएगा? डी। एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।